Assalamu alaikum. Now we're going to start the chapter number 14 of your Robbins kidney. Okay. किडनी में सबसे पहले आपको इसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए. एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि सबसे पहले आपके पास ये रीनल कॉर्टेक्स है. ठीक है, बिल्कुल बाहर वाला. और कॉर्टेक्स के बिल्कुल बाहर क्या है? फाइब्रस कैप्सूल है. ठीक है, और कॉर्टेक्स और फाइब्रस कैप्सूल के बाद जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है? रीनल मेड्यूला होता है. और रीनल मेड्यूला के अंदर क्या होता है? रीनल पिरामिड्स होते हैं. ये जो आपको पिरामिड ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रहे हैं. ठीक है, और फिर इनके पेपिला होते हैं. और फिर वो पेपिले जो होते हैं अंदर माइनर कैलिसेस में खुलते हैं. और माइनर कैलिसेस जो मिल के सारे मेजर कैलिसेस बना देते हैं. ठीक है, मेजर कैलेक्स बनाते हैं. और मेजर कैलेक्स आगे से जो है रीनल पेल्विस जो होता है उसमें ओपन हो जाता है. और रीनल पेल्विस से आगे जो है यूरेटर स्टार्ट हो जाता है. यूरेटर नीचे जाता है और वहाँ पे ब्लैडर के अंदर जाके उसकी ओपनिंग होती है. और ब्लैडर के नीचे चले जाएँ तो यूरिथ्रा होता है. ठीक है, और यूरिथ्रा के इर्द गिर्द क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. तो ये सारा एक यूरिनरी सिस्टम है जिसमें किडनी का मेन रोल है यूरिन प्रोडक्शन. ठीक है, और बहुत से दूसरे रोल्स होते हैं लाइक विटामिन डी प्रोडक्शन भी ये करता है. और बहुत से हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं बॉडी के उनको रिमूव करता है. ठीक है, सो किडनी का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. रीनल आर्टरी होती है, जो रीनल आर्टरी अंदर आती है. और फिर रीनल वेन होती है, जो रीनल वेन जो होती है बाहर निकलती है. ठीक है, लेकिन रीनल आर्टरी अंदर जब जाती है तो एफरेंट आर्टीरियोल बनाती है, जो कि एफरेंट आर्टीरियोल हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है. और वहाँ से फिर एफरेंट आर्टीरियोल होता है जो सारा ब्लड जो है वो लेके बाहर जाता है. ठीक है, और फर्दर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है कि सबसे पहले बाउमेंस कैप्सूल होता है जिसमें ग्लोमेरुलस होता है. बाउमेंस कैप्सूल के आगे हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है. फिर हमारे पास क्या होता है? लूप ऑफ हेनले होता है. और उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है. और फाइनली क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होती है. अब हमारा जो मेन कंसर्न है जो हमने डिस्कस करना है वो इस ग्लोमेरुलस जो इसका पार्ट है उसको हमने डिस्कस करना है. ठीक है, तो ये आपकी बुक की फ़िगर ही है. इसमें सबसे पहले आपको ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल है बाहर. ठीक है, और उसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस पड़ा होता है. ठीक है, और जो ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल के दरमियान वाला एरिया होता है वो हमारे पास एक्चुअली जो है ना फील्ड होता है विद द वो एक्चुअली हमारे पास स्पेस ही होती है जिसमें से सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें होनी होती हैं. जो ग्लोमेरुलस है क्या? कैपिलरीज़ है ना एक्चुअली हमारे पास. ठीक है, तो कैपिलरीज़ में क्या है? ब्लड भरा हुआ है. ठीक है, अब ब्लड के अंदर से जो भी चीज़ें होंगी वो इस ही स्पेस में से, यूरिनरी स्पेस में से ही गुजर के कहाँ जाएंगी? बाउमेंस कैप्सूल में जाएंगी. और बाउमेंस कैप्सूल से आगे फर्दर पीसीटी में जाएंगी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं. लूप ऑफ हेनले में जाएंगे और फर्दर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब हमारा काम ये है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज़ हैं एक्चुअली इनका जो टफ कैपिलरीज़ होता है इसमें ब्लड होता है. ब्लड में से जो भी चीज़ें हैं उन्होंने फ़िल्टर होके किस में चले जाना है? इस यूरिनरी स्पेस से गुजर के कहाँ चला जाना है? आपकी बाउमेंस कैप्सूल में चले जाना है. ठीक है, अब बाउमेंस कैप्सूल तक जाते जाते जो सफ़र होगा, मतलब उन चीज़ों का जो ब्लड के अंदर से निकल के जा रही हैं. ठीक है, वो ऐसे नहीं निकल के चली जाती. उन्होंने थ्री जो है ना हमारे पास उनके बैरियर्स होते हैं जिसमें से उन्होंने क्रॉस होके जाना होता है. अगर वो इन तीनों बैरियर्स को क्रॉस कर सकती है फिर ही वो इसमें से निकलेंगी. ठीक है, इसमें से 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले तो हमारी कैपिलरी जो होती है उसकी एंडोथीलियम होती है. ठीक है, एंडोथीलियम होती है. उसके बाद उस एंडोथीलियम की दूसरे नंबर पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, और तीसरी जो चीज़ होती है वो होते हैं हमारे पोडोसाइट्स. ठीक है, पोडोसाइट्स. ये 3 चीज़ें होती हैं. अब आपको ये जो बुक में फ़िगर दिखाई हुई है ना इसमें दरअसल इन्होंने यही दिखाया हुआ है कि सबसे जो अंदर वाली है ना वो ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है. ठीक है, 3 आपको कलर्स दिखाए हुए हैं. एक आपको रेड कलर दिखाया हुआ है, एक आपको पिंकिश ब्राउनिश सा, मतलब पिंकिश सा कलर दिखाया हुआ है, और बिल्कुल बाहर आपको ब्लूइश सा कलर दिखाया हुआ है. अब ये जो रेड कलर वाला है ना सारा, ठीक है, ये एंडोथीलियम है. ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरीज़ है. फिर हमारे पास जो पिंक वाली है वो एक्चुअली आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है. और बिल्कुल बाहर वाली जो ब्लू कलर की आपको दिखाई हुई है ये पोडोसाइट्स हैं. ठीक है, ये आपके पास बनाते हैं ट्रिपलेट फिल्ट्रेशन बैरियर. मीन्स दैट कि ट्रिपलेट मीन्स कि 3 चीज़ें हैं. क्या है वो? फिल्ट्रेशन बैरियर है. ठीक है, फ़िल्ट्रेशन कर रही हैं, इसमें से फ़िल्टर होके लाए जाएगी हमारी चीज़ें. और बैरियर मीन्स कि वो एक बैरियर बना रही हैं जिसमें से कुछ चीज़ें गुजरेंगी, कुछ चीज़ें नहीं गुजरेंगी. ठीक है, अब आपको एक और चीज़ें नज़र आ रही होगी कि ये जो आपकी एंडोथीलियम है इसमें थोड़े से ना होल्स हुए हुए हैं. ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सीधी हो, स्मूथ हो. इसमें होल्स हैं. इसको आप कहते हो कि फेनेस्ट्राए है. ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड आपके पास एंडोथीलियम है ये. ठीक है, ये तीनों हो गई. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल आपको दरमियान में ग्रीन कलर का एरिया नज़र आ रहा है सारा.
जिसमें आपको बिल्कुल ग्रीन है और एक आपके पास लाइट ग्रीन है। जो बिल्कुल डार्क ग्रीन वाला एरिया है ना, वो एक्चुअली आपका मेसेंजियम है, ठीक है, मेसेंजियम है। और उसके अंदर जो आपके पास लाइट ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास मेसेंजियल सेल्स है, ठीक है। सो मैंने मेसेंजियम जो है उसमें मेसेंजियल सेल्स भरे हुए हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या किया होता है, इन्होंने हमारे पोडोसाइट्स वगैरह जो ट्रिपलेट फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, इसके दरमियान में ये एक मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू का। और कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, उसने हमारी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। तो मेसेंजियम का ये काम होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल सा एक स्ट्रक्चर है। और बिल्कुल बाहर जो आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली पेराइटल एपिथीलियम है, ठीक है। ये पेराइटल और विजुअल एपिथीलियम को याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि एक पेराइटल एपिथीलियम है और एक हमारे पास विजुअल एपिथीलियम है, ठीक है। जो पेराइटल एपिथीलियम है बिल्कुल आपको बाहर ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, ठीक है। और जो विजुअल एपिथीलियम है वो वही हैं जो पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और पोडोसाइट्स जो होते हैं इनके फुट प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कि इनके प्रोसेसेस जो बाहर निकले हुए होते हैं ना, उनको हम फुट प्रोसेसेस कहते हैं कि ये पोडोसाइट्स के पाँव हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लें। तो ये जनरल सा आपके पास स्ट्रक्चर है। बिल्कुल अंदर हमारे पास जो है एंडोथीलियम है, उसके बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर पोडोसाइट्स हैं, बिल्कुल दरमियान में जो ग्रीन कलर का है वो आपके पास जो है मेसेंजियम है, ठीक है। और उसमें मेसेंजियल सेल्स पड़े हुए हैं और सिंपल सा ये आपके पास चीज़ है। फिर नीचे आपके पास जो इन्होंने फोकस करके आपको दिखाया हुआ है वो यही ट्रिपलेट जो आपके पास फिल्ट्रेशन बैरियर है उसके बारे में दिखाया हुआ है। सबसे जो देखिए ब्लड है, ठीक है, सबसे पहले ब्लड है, उसके बाद आपके पास जो एंडोथीलियम उन्होंने दिखाई हुई है, एंडोथीलियम दिखाई हुई है जो आपके पास रेड कलर की नज़र आ रही है। और उसके दरम्यान में आपको होल्स भी नज़र आ रहे हैं। ये होल्स एक्चुअली क्या है, ये वही फेनेस्ट्राए हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी है, ठीक है। और फिर आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्होंने पिंक कलर की दिखाई हुई है। उसके बाद आपको वही ब्लू कलर के पोडोसाइट्स दिखाए हुए हैं जिनके फूड प्रोसेसेस बाहर निकले हुए हैं। और बिल्कुल अंदर क्या है, यूरिन है। इट मीन्स दैट कि जो ब्लड की चीज़ें होंगी सारी उन्होंने यहाँ से पास करना है, सबसे पहले एंडोथीलियम से, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से और फिर आपके पोडोसाइट से। और फाइनली उन्होंने आना कहाँ पर है, उन्होंने आ जाना है हमारे यूरिन के अंदर, ठीक है। और इसमें से ये नहीं है कि हर चीज़ पास कर सकती है, ये सिलेक्टिव बैरियर होता है। इसमें से जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और सिलेक्टिव चीज़ें इसमें से गुजर के ब्लड से जिन्होंने फ़िल्टर होना होता है, जिनको चाहिए कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएं यूरिन के थ्रू, वो यहाँ से फ़िल्टर होके आते हैं। अदरवाइज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ से पास नहीं कर सकती, लाइक हमारी बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं जिसके अगेंस्ट ये बैरियर होता है, ठीक है। सो सिलेक्टिव बैरियर होता है। इसके अलावा जो आपको चीज़ दिखाई हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई हुई है डायफ्राम स्लिट दिखाई हुई है। एक्चुअली ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, इनके जो पोडोसाइट्स होते हैं एक दूसरे के साथ ना एक लिंक बनाते हैं। जैसे अगर आप अपने हाथों की ना ऐसे बनाएं कि दोनों हाथों की आप जो उंगलियां हैं ना उनको एक दूसरे के अंदर डाल लें, ठीक है। जैसे आप इसको दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डालते हैं ना, तो थोड़े थोड़े एरियाज़ ऐसे रह जाते हैं जिसमें से मतलब वो छोटी छोटी स्लिट्स रह जाती हैं, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये डायफ्राम स्लिट दरअसल इसी तरह का होता है। दोनों पोडोसाइट्स एक साइड का दूसरे साइड का वो दोनों मिल के ना अपना एक एक हाथ दे देते हैं। वो समझ लें कि एक दूसरे के हाथ मतलब उंगलियां एक दूसरे के अंदर डालते हैं, तो उससे हमारे पास एक स्लिट बन जाती है जिसको हम डायफ्राम स्लिट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डायफ्राम स्लिट होती है ये एक्चुअली बनती कैसे है कि दोनों जो हमारे पोडोसाइट्स होते हैं वो अपने नेफ्रिन मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये बनाते हैं। ये भी एक्चुअली एक हमारे पास बैरियर का रोल ही प्ले करती है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। और नेफ्रिन होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये जो हमने बैरियर एक पढ़ा है ब्लड और हमारे यूरिन के दरमियान का, ठीक है, ये अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि जो चीज़ें चाहिए वही हमारी बॉडी से निकले, ठीक है। जो चीज़ें हमारी बॉडी में रखनी है वो अंदर ही रहें, हमारे बॉडी से बाहर ना निकले, ठीक है। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, लाइक एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है, लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, या हमारे पोडोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, या हमारे ये नेफ्रिन मॉलिक्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो बैरियर होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा। हमारे ब्लड से जो चीज़ें हमने नहीं निकालनी थी बॉडी से बाहर वो भी निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हमारी डिफरेंट डिजीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो मैनिफेस्ट होंगी। अब हम बात करते हैं जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती है रीनल डिजीज़ की, ठीक है। इसका आपको जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आगे आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल होगा ये इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो आपके पास एक डेफिनेशन है एज़ोटीमिया की, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दो चीज़ें होती हैं।
एक होता है प्री रीनल कॉज और एक होता है पोस्ट रीनल कॉज। प्री रीनल कॉज में क्या होता है कि किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और पोस्ट रीनल कॉज मतलब कि जो रीनल है मतलब किडनी है उसके बाद में कोई कॉज है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि प्री रीनल कॉज में मतलब कि किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम है, कोई डिज़ीज़ है। मीन्स दैट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा था, ठीक है, और वो जो है ना रोड पे जा रहा था और एकदम से उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। अब उसकी बॉडी से जो है ना ब्लड निकल गया इतना ज़्यादा, हाइपोवोलीमिया हो गया उसको। अब उसमें क्या होगा, अब ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ख़ास तौर पे जो किडनी होगी उसको भी ब्लड सप्लाई कम जाएगी, ठीक है। जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो जो किडनी होगी वो उसको ब्लड जा रहा था तो तब भी उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो रहा था ना, तब भी उसके सारे चीज़ें ब्लड से निकल के बोमेंस कैप्सूल में जा रही थी और वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर रही थी किडनी, ठीक है। लेकिन अब उसे ब्लड जाना ही बंद हो गया है, तो अब उस केस में क्या होगा, उसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा मतलब जो फ़िल्टर करने की एबिलिटी होगी किडनी की सब्सटेंसेस को, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, लाइक आपको पता है यूरिया जो होता है, ठीक है, यूरिया हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा क्रिटिनिन होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये नॉर्मली पहले किडनी फ़िल्टर कर रही थी लेकिन अब उसे क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, ठीक है, और ब्लड सप्लाई ना जाने की वजह से उसका फ़िल्ट्रेशन रेट कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो चीज़ें थी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन वो फ़िल्टर होके यूरिन में नहीं जाएंगी, बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाएंगी। और उसकी वजह से उस चीज़ को हम कहते हैं कि जब हमारी ब्लड में जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं एज़ोटीमिया, ठीक है। अभी जो मैंने आपको कॉज बताई वो प्री रीनल कॉज थी, प्री रीनल एज़ोटीमिया था जिसमें किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम थी, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा था। अब दूसरा जो इसका कॉज होता है वो पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया होता है। पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया मीन्स दैट किडनी के बाद में कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है ना, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया किडनी का, आगे यूरेटर था, यूरेटर में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टोन आ गया, उसने हमारे किडनी को जो है ना वो यूरिन को ऑब्स्ट्रक्शन कर दी वहाँ पे स्टोन ने। अब जब वो स्टोन से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली यूरिन आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। और इस तरह फिर क्या होता है कि इससे भी हमारा GFR जो होता है वो किडनी का कम हो जाता है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हमने अभी पढ़ा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, क्रिएटिनिन है, वो हमारी ब्लड में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये एज़ोटीमिया की कंडीशन होती है। तो आपने याद रखना है एज़ोटीमिया होता क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाना। प्री रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं, पोस्ट रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं। प्री रीनल में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और दूसरा जो पोस्ट रीनल है उसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन हो गया। फिर हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की जो है यूरेमिया। अब एज़ोटीमिया और यूरेमिया में फ़र्क क्या होता है? एज़ोटीमिया में ना पेशेंट के अंदर जस्ट ब्लड लेवल्स ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाए, उसकी बॉडी में वो शो होना शुरू हो जाए, मतलब अब हमें नज़र आना शुरू हो गई कि इसको कोई प्रॉब्लम है, इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब अब पहले तो हमें एज़ोटीमिया में उसको देख के नज़र नहीं आ रहा था कि इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ना उसको खुद पता था कि मेरी किडनी ख़राब हो रही है, लेकिन यूरेमिया में उसके साइंस को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर आना शुरू हो जाएं एज़ोटीमिया की तो उसको हम यूरेमिया कहते हैं कि यूरिया का लेवल ज़्यादा होने की वजह से और हमारे जो है क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमारी GIT पे इफ़ेक्ट आता है, हमारी न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस आती हैं, और लास्टली जो है हमारे जो हार्ट है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसके हार्ट को उसके GIT के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, उसको जो है वो न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट का किडनी में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। सो दिस इज़ यूरेमिया। उसके बाद फर्दर हमारे पास ना कुछ टर्म्स हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एसिम्प्टोमेटिक हेमाचूरिया, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी डिजीज़, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, और UTIs हैं, और नेफ्रोलिथिएसिस है, ठीक है। तो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी, बाकी जो छोटे टर्म्स हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है ना, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा मतलब हुआ कॉज जिसकी वजह से एकदम से किडनी को जो है ना इंजरी हुई और किडनी ने अपना काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो एब्रप्ट ऑनसेट होता है किडनी का डिसफंक्शन का, और एकदम से क्या होता है सीरम में क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है,
ठीक है। और पेशेंट का जो यूरिन होता है वो भी आना बंद हो जाता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है, यहाँ पे एनयूरिया हो जाता है, बिल्कुल कम या बिल्कुल ख़त्म। एग्जाम्पल किडनी का जो इंटस्टिशियम था वहाँ पे इंजरी हो गई, या किडनी की वेजल्स के अंदर इंजरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई भी इंजरी हो गई, तो किसी भी एक ऐसी इंजरी की वजह से कि एकदम से इंजरी हुई और साथ में किडनी का फंक्शन कम हुआ, ओलिगोयूरिया हो गया और साथ में जो है ना क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो गया। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें हमें स्कारिंग नज़र आती है, ठीक है। स्कार बन जाता है क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है ना किडनी में प्रॉब्लम है, तो स्कारिंग हो जाती है वहाँ पे। और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज़, लाइक पेशेंट को जो है ना सारे जो मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज़, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस नज़र आएंगे, लाइक उसमें फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डिस्लिपिडीमिया वगैरह के साइंस आएंगे। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में ऐसे होता है, ठीक है। एक्यूट में जस्ट क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है। क्रोनिक में क्या होता है, मेटाबॉलिक और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद एंड स्टेज रीनल डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी किडनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है काम करना, जिसकी वजह से हम उनको ज़िंदा रख सकते हैं इसी चीज़ से कि उनको जो है डायलिसिस पे लगा दिया जाए या फिर उनकी रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाए, ठीक है। यूटीआईज़ का उन्होंने बताया हुआ कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, इसके बारे में आपको भी पता है कि हमारे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं हमारे यूरिन में हमारे पास सारी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये किडनी को इन्वॉल्व करेगा यूटीआई, तो उसकी जैसे पाइलोनेफ्राइटिस होता है, और अगर हमारे ब्लैडर को वहाँ पे इन्फेक्शन का कॉज करते हैं ये, तो उसमें उसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस, ठीक है। फिर नेफ्रोलिथिएसिस होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाती है हमारी किडनी के अंदर, तो उसको हम नेफ्रोलिथिएसिस कहते हैं। ये कुछ टर्म्स थी, आपको जस्ट इनका जो है ना नॉलेज होनी चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं।